शुक्रिया डॉक्टर सलमान असद साहब। हमारे अगले स्पीकर हैं डॉक्टर AR आगवान साहब। ये प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एंड एडवोकेसी हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि सोशल चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। उनका टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस इन औकाफ, स्पेशली इन एजुकेशन। डॉक्टर AR आगवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जो सबसे पुराना वक्फ जो रफा रसानी के लिए आज भी जारी है, उसका नाम है वेल ऑफ उस्मान वक्फ। बेर उस्मान के नाम से हम जानते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कुआं खरीदा था यहूदी से। उस ज़माने मदीना में पानी के का कहत था, तो वो कुआं आपने ख़रीदा और वो वक्फ कर दिया। आज मदीना में मदीना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो पानी मिल रहा है उसी कुएं से मिल रहा है, और उसका जो रेवेन्यू है वो 50 मिलियन सऊदी रियाल के बराबर में उसका रेवेन्यू आता है, और उससे उसका आधा डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और आधा जो है गरीबों और जो हज और उम्रे के लिए जाते हैं उन पर खर्च होता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इंडियन करेंसी में गिने हम उसे तो एक साल के 13,000 करोड़ रुपए बनते हैं। सचर कमेटी ने बताया था कि अगर भारत के औकाफ को ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए सालाना की इनकम उससे हो सकती है। तो सिर्फ एक वक्फ, उसका सही इस्तेमाल और सही डेवलपमेंट होने से, यानी इतनी बड़ा रेवेन्यू जो है जमा हो रहा है, ये हमारे लिए इंस्पायरेशन की वजह है। अगर भारत के 5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को भी हम इसी तरह से मैनेज करें, डेवलप करें, तो शायद हम भी कोई बड़ी रकम जो है उसके ज़रिए से मिल्लत के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए जमा कर सकें। एक और बात यहाँ शुरू में अर्ज करना चाहूँगा, वो ये कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक, इंसिफ और इसरा ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट का टाइटल है रिपोर्ट ऑन मैक्सिमाइजिंग सोशल इम्पैक्ट थ्रू वक्फ सॉल्यूशंस। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में जो वक्फ की जो एसेट है दुनिया में, पूरी दुनिया में, वो 700 मिलियन से लगा के $1 ट्रिलियन के बराबर है। यानी बहुत अजीम रकम है ये, जो डोरमेंट है तकरीबन सभी जगह, और उसका अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल है और उसको डेवलप करने के लिए कोशिशें कम हो रही हैं। इस सिलसिले में एक और बड़ा डेवलपमेंट जो है 2021 में हुआ, जब कोरोना का ज़माना चल रहा था, तो इंटरनेशनल डायलॉग जो है IDB और यूनाइटेड नेशन ने किए थे कि वक्फ का और ज़कात का इस्तेमाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कैसे हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है यूएनओ ने तय किए हैं, और 17 गोल हैं, और पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको इसको लागू करना है। इसमें ख़ास तौर से गुर्बत का खात्मा बहुत अहम है, अच्छी तालीम है, अच्छी सेहत है, इस तरह की चीज़ें जो इसके अंदर गोल के तौर पर शामिल की गई हैं। उसमें औकाफ और ज़कात क्या रोल अदा करते हैं, इस पर जो है यूएनओ और IDB ने मिलकर इस पर मंथन किया है, और काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें उनकी रिपोर्ट के अंदर वो शामिल हैं। एक बात और अर्ज करना चाहूँगा मैं कि जो दुनिया में सबसे पुरानी और अभी तक जारी यूनिवर्सिटी है वो अल-अज़हर, जामिया अल-अज़हर है। ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ के ज़रिए से डेवलप हुई थी 970 ईस्वी में, और ये अब तक जारी है। तारीख के बाद हम आए कि इस ज़माने में कुछ औकाफ डेवलप किए गए थे, उसमें से जो अहम है तालीम को लेकर, उसमें से किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, $20 बिलियन से ये यूनिवर्सिटी खड़ी की गई, और दुनिया में ये चौथे नंबर की बड़ा वक्फ है, एंडोमेंट है
जो किसी तालीम के लिए खर्च किया गया है। सबसे बड़ा ऑक्सफोर्ड का है $32 बिलियन का, और ये $20 बिलियन की रकम इस पर खर्च की गई है। ये 2009 के अंदर ये यूनिवर्सिटी कायम हुई है, और इस वक्त ये दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी रैंकिंग में 95th पोजीशन पर है। इंडिया का अगर हम देखें तो जो सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी यहाँ की है वो बेंगलोर की का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। उसका जो मकाम है वो 150 के आसपास रहता है। तो थोड़े से अरसे के अंदर ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बन गई है। उसका जो नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस का डिपार्टमेंट है दुनिया में 18वां उसका मकाम है। और इसी की वजह से इस यूनिवर्सिटी और इस तरह के और जो औकाफ अभी हाल ही में सऊदीया में डेवलप हुए हैं, उसकी वजह से दुनिया के अंदर जो साइंस का मैदान है उसमें सऊदीया ने बहुत बड़ी तेज़ी से राइज किया है। और 4 मुस्लिम कंट्रीज जो इजराइल से साइंस प्रोडक्शन में आगे हैं, जिसमें तुर्की है, मलेशिया है, ईरान है, अब सऊदीया भी उसमें शामिल हो गया है। तो ये औकाफ का जो अहम मकाम है हमारी ज़िंदगी में और दुनिया में बदलाव लाने के लिए, उसके सिलसिले में चंद मिसालें थी। अभी अलग अलग मुल्कों का हम अगर तजर्बा देखें तो तुर्की की मिसाल हमारे सामने आनी चाहिए कि जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था, और उस एम्पायर की जो औकाफ थे, उस मुल्क की जो पूरी जीडीपी थी उसका 1/3 जो है औकाफ से आता था। इतनी बड़ी उसकी जो है रकम उसे जमा होती थी। उसके बाद बीच में ऐसा दौर आया कि तुर्की की ज़वाल पजीर हुआ, और नए ज़माने के अंदर 1967 के अंदर जो है वहाँ पर कानून बना, और उसके जरिए से वक़्फ़ को बहाल करने की कोशिश की गई। और तुर्की के जो सबसे बड़े पूंजीपति बिजनेसमैन वहबी कोच जो है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बहस की, और उसके बाद उस एक्ट को पास करने में वो कामयाब हो गए। खुद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया, और कोच फाउंडेशन उन्होंने बनाया। उसके जरिए से यूनिवर्सिटी चल रही है पूरी, और उस यूनिवर्सिटी के अलावा भी कई बड़े स्कूल और दूसरे चीज़ें चल रही हैं। तुर्की के अंदर एक और बड़ा वक्फ है, तुर्की दीनियात वक्फी। ये इसमें खासतौर से जो हज पर जो आने वाले लोग हैं उनकी मदद के लिए, जैसे मलेशिया में जो है तजर्बा किया गया था, उसी की नकल में ये जो है तुर्की में भी तजर्बा किया गया। उसके ज़रिए से हाजियों को बड़ी तादाद में वो भेजते हैं उसके आमदनी से। ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में जो औकाफ थे उसको सरकार ने सब उनको जमा करके, कौन कौन से उनका पूरा रिकॉर्ड बनाकर उसका एक बैंक बनाया उन्होंने। उसका नाम दिया है वेकफ्लेयर बैंकासी, और इसमें जो है $45 मिलियन की रकम के साथ ये बैंक बना है। और इसमें जितने औकाफ पुराने थे उन औकाफ को मैनेज करने के लिए बैंक पूरा काम कर रहा है। इसके करीब 300 ब्रांचेज हैं पूरे उसके अंदर जो है। एक बड़ा जो डेवलपमेंट तुर्की में हुआ है वो ये कि वहाँ के जो सेकुलर, यानी इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक गवर्नमेंट कहलाती है, लेकिन सेकुलर तबका जो है औकाफ का या इस चीज़ों का हमेशा ऑपोजिशन करता था और इसकी मुखालफत करता था। लेकिन हाल ही में उन्होंने इसकी अहमियत को समझा है, और 3rd सेक्टर फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बना है, एक वक्फ उन्होंने डेवलप किया है, उसके ज़रिए से लोगों की मदद कर रहे हैं। तुर्की के अंदर 166 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 166 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 62 यूनिवर्सिटी जो है वक्फ बेस्ड है। यानी दुनिया के अंदर एक देखें आप तो दफा जो है 166 में से 62 यूनिवर्सिटी जो है वक्फ के ऊपर डिपेंड है, वो सरकार से कोई मदद नहीं लेती है। और एक सेफ साइकिलिंग जो प्रोसेस है इनकम का और उसके खर्च का, उसकी वजह से 66 यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पर चल रही है। सऊदी अरेबिया के 2 तजर्बात में आप सब रखूँगा, टाइम कम है। उसमें से एक तो मैं बता चुका हूँ, जो यूनिवर्सिटी है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी। दूसरा तजर्बा जो है वो जमजम टावर का है। जमजम टावर जो है ये किंग अब्दुल अजीज जो वहाँ के बादशाह थे, उनकी कोई ज़मीन पड़ी हुई थी, उस ज़मीन को का इस्तेमाल करने के लिए एक वक्त डेवलप किया गया, और उस वक्त के ज़रिए से जमजम टावर का जो पूरा जो बिल्डिंग जो है वो खड़ी की गई। ये $15 बिलियन की ये बिल्डिंग पे जो खर्च हुआ है, $15 बिलियन खर्च हुआ है। ये दुनिया में 4थे नंबर का जो खर्च बिल्डिंग में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसमें खर्चा हुआ है, उसमें से
ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो दूसरे नंबर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस पर हुआ है। इसके सिलसिले में जो एग्रीमेंट हुआ था ये दी गई थी बलादन कंपनी को, और उन्होंने कुवैत की कंपनी मंशात रियल एस्टेट के साथ कोलैबोरेशन किया और ये सुकूक के जरिए से इसका फंड मोबिलाइज किया। मंशात ने जो है सुकूक जो है कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये कि आप एक रकम देंगे, उस रकम से आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगी, एक पीरियड तक वो मिलेगी, उसके बाद आपको ओरिजिनल रकम लौटा दी जाएगी। तो बॉन्ड और सुकूक में जो फर्क है वो ये है कि बॉन्ड में जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है। किसी भी आदमी को जो मिलता है पैसा वो इंटरेस्ट के जरिए मिलता है, और सुकूक में वो प्रॉफिट के जरिए से मिलता है। तो मंशात ने जो है 2003 के अंदर 390 मिलियन का सुकूक जो है उन्होंने जारी किया कि इतने हम जो है बॉन्ड जारी कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर ये है सारे सुकूक खत्म हो गए। 135% सब्सक्राइब हुआ था। 15 दिन के अंदर जो है जमजम के लिए रास्ता खुल गया। तो एक बड़ा तजर्बा जो दुनिया में हुआ है, जमजम टावर जो कोई भी हज पर जाता है देखता है, वो 28 साल के उसके साथ एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट का नाम है बोट, यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। 28 साल बाद वो कंपनी उसको ओरिजिनल जो वक्फ है उसको ट्रांसफर कर देगी। तो अब उसके बाद जो इनकम होगी वो सब वक्फ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त भी जो इनकम है 26% जो है उसमें जो खर्च हुआ है उसका 26% जो है इंटरनल इनकम उसको मिल रही है। ईरान के अंदर जो है औकाफ एंड चैरिटी अफेयर्स ऑर्गेनाइजेशन ACO, ये वहाँ के औकाफ को देखता है। इसका तजर्बा ये है कि जितने इसके पास 90% औकाफ इसके पास है, लेकिन जब सेंट्रल लेवल पर मैनेज करने की कोशिश की गई तो औकाफ से इनकम बहुत कम हुई। लेकिन जब उन्होंने डेलीगेट किया नीचे के लेवल पर, लोकल लोगों को पावर डेलीगेट किए, तो लोकल जो औकाफ थे उनकी इनकम काफ़ी बढ़ गई। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो बताता है कि जो प्रैक्टिकली जो लोग जहाँ कर रहे हों उनको एक लिबर्टी मिलनी चाहिए, उसकी वजह से हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर जो एक बड़ा औकाफ है उसमें इमाम अली अल रज़ा मशदी जो है उनका औकाफ है, जो बहुत बड़ा औकाफ है। 500 गाँवों का की इनकम उसको मिलती है। उसके अलावा जो जारी ना आते वो देते हैं। इसके ज़रिए से उन्होंने बहुत सी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किया है। मिसाल के तौर पर स्पिनिंग मिल में, शुगर फैक्ट्रीज़ में, बेकिंग फैक्ट्रीज़ में, कोल्ड स्टोरेज में, फूड प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस में, इसी की चीज़ों में भी उन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। उसकी आमदनी से वो काफ़ी रफासारने के काम कर रहे हैं, जिसमें 2 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने कायम की है। एक है रज़वी इस्लामिक साइंस यूनिवर्सिटी और दूसरी इंटरनेशनल इमाम रज़ा यूनिवर्सिटी। 2 यूनिवर्सिटियाँ चल रही है। उसके अलावा एक दारुल शिफा हॉस्पिटल भी जो है इस वक्त के जरिए चल रहा है। इंडोनेशिया में जो है उसमें कैश वक्फ को काफ़ी इस्तेमाल किया गया हाल ही के ज़माने में, और वहाँ भी वक्फ के जरिए से इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, सुल्तान आगुंग यूनिवर्सिटी और दारुस्सलाम गुंटूर यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटियाँ जो है इंडोनेशिया में वक्फ के जरिए से चल रही हैं। मलेशिया में सिक्योरिटीज़ के ज़रिए से काफ़ी तजर्बात किए गए, और वहाँ एक बड़ा तजर्बा ये हुआ है कि 2018 में वो एक माई वक्फ इनिशिएटिव के नाम से उन्होंने जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी उसको मैनेज करने के लिए 6 जो इस्लामिक बैंक्स थे उनको चार्ज दे दिया गया। तो अब जो वहाँ के जो मुतवल्ली है वो मुतवल्ली के साथ बैंक मामला करते हैं और वो सारी चीज़ें प्रोफेशनली मैनेज हो रही है, और उससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। तो ये यानी प्रोफेशनलिज्म जो है कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए। ये इसका तजुर्बा मलेशिया में हुआ और उसको हम देख सकते हैं। तालीम के मैदान में इंडोनेशिया के अंदर जो है IIOM एंडोमेंट फंड बनाया गया 1999 में, और उससे जो है जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका नाम है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। इसमें कफाला स्कीम के तहत जो है बाहर के करीब 900 बच्चों को वो स्कॉलरशिप देते, फाइनेंस करते हैं उनका। और इसमें परपीचुअल कैश फंड, यानी वक्फ के जो तरीका निकाला उन्होंने, कैश वक्फ का तरीका निकाला कि आप कोई, यानी कैश वक्फ उसको कहते हैं कि आप छोटी रकम से लेकर बड़ी रकम तक जो है
आप दे दें, जो वक्त क्रिएट कर रहा है उसको, वो उसे इन्वेस्ट करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट से जो आमदनी होगी वो फलाही कामों में खर्च होगी। तो ये आयोजन का जो तजर्बा है वो भी इसी तरह का है। कुवैत के अंदर जो है भी बहुत से तजर्बे किए गए, उसमें से जो खास तजर्बा अभी 2021 में किया गया उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और आप पेपर या तकसीम होगा उसमें देख लेंगे बाकी चीज़ें। जो खास तजर्बा किया गया वो है क्राउड फंडिंग का, यानी 2021 में क्राउड फंडिंग के जरिए से वहाँ पर वक्त क्रिएट किया गया था, ताकि जो पेशेंट्स हैं, जो कोविड का जो मसले हैं, कोविड के बाद जो पॉवर्टी डेवलप हुई है दुनिया के अंदर, उसको कैसे ख़त्म करें, इसमें जमा किया गया। हालांकि ये इसकी पॉपुलरिटी अभी चूँकि नया चीज़ थी तो पॉपुलरिटी कम हुई, और जितना उनको उम्मीद थी उससे आमदनी कम हुई, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड में ये बात है कि $30 मिलियन जो है उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए से कुवैत में जमा की, और इसको दुनिया में जो लोग इसकी जरूरतमंद थे उन तक पहुँचा है। सिंगापुर में भी जो है कई तजर्बात किए गए, जैसे कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने डेवलप किया, तो उसमें 280 गुना 530 गुना 2 प्रॉपर्टी का जिक्र उसमें खास हो जाता है। इतनी आमदनी उसकी बढ़ गई, पहले जितनी आमदनी थी 530 गुना उसकी आमदनी बढ़ गई। इसमें भी जो है कैश वक़्त का इस्तेमाल और मुशारका बॉन्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया है। नॉर्थ अमेरिका में जो है नॉर्थ अमेरिकन इस्लामिक ट्रस्ट जो है करीब 200 जो है इस्लामिक सेंटर चलाता है। इस्लामिक सेंटर का मतलब ये है कि मस्जिद होगी, लाइब्रेरी होगी, कम्युनिटी सेंटर होगा और मार्केट होगा, और उसमें वीकली जो है लोग जाते हैं नॉर्मली, और बाकी नमाज़ें पढ़ने जाते हैं। तो ये करीब 200 प्रॉपर्टीज़ को जो है शरिया ये नियत जो है के नाम से ट्रस्ट है ये चलाता है, और इसमें जो आमदनी है उसको शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके ज़रिए इसको चलाया जाता है। इंडिया का तजर्बे में ख़ास तौर से यहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, जिसमें जो है हमदर्द यूनिवर्सिटी हम जानते हैं, ये हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक कंपनी बनाई थी हमदर्द वक्फ लेबोरेटरीज़। उसमें कहा कि 10% इसकी इनकम जो है हमारी फैमिली की जाएगी, 90% इसकी फैमिली जो है वो कम्युनिटी की जाएगी, और आज उसके ज़रिए से हमदर्द के अलावा, हमदर्द यूनिवर्सिटी के अलावा भी कई इदारे उनकी जारी हैं। गुलबर्गा में यानी जो यूनिवर्सिटी चल रही है ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी, वो वहाँ की दरा की आमदनी के ज़रिए से चल रही है। ऐसे ही अगर तारीख में जाएं आप तो जाकिर हुसैन कॉलेज जो आज दिल्ली के अंदर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज है, वो जो है मदरसा काजी के ज़माने में था, उसकी वक्त की ज़मीन पर वो बना था और उसके ज़रिए से वो आज भी जारी है। आलिया यूनिवर्सिटी जो आज बंगाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो मदरसा आलिया से शुरू हुई थी, एक छोटे से वक्त के ज़रिए से वो शुरू की गई थी। इसी तरह से हुबली में मोहसिन लॉ कॉलेज है, मोहसिन जो साहब थे उन्होंने एक ज़मीन डोनेट की थी, उसके ज़रिए से लॉ कॉलेज शुरू हुआ था और वो आज भी जारी है। तो ये एक लंबे टाइम तक का वक्त की इनकम और उसको मैनेज करने के सिलसिले में ये भारत के तजर्बात है। बाकी मेरे ख्याल से और हमारे अकरम जब्बार साहब भी इससे में रोशन डालेंगे, और मेरा भी इस पर पेपर है, वो चाहेंगे तो आप तफसील देख सकते हैं। इसी में IDB ने 3 इदारे खड़े किए, उसमें से एक तो है वर्ल्ड वक्फ फाउंडेशन, दूसरा है इस्लामिक सोसाइटी फंड फॉर डेवलपमेंट, और तीसरा है औकाफ प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट फंड। ये 4 इदारों के ज़रिए से IDB ने अपने कई प्रोजेक्ट्स जो है दुनिया में फैलाए हैं। करीब 55 प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे हैं 30 कंट्रीज़ के अंदर, और $1 बिलियन के वो प्रोजेक्ट्स हैं सारे। तो बड़ा काम जो है IDB ने इसके ज़रिए से किया है। उसके अलावा नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी वो स्कूल और हॉस्पिटल्स की फंड के लिए फंड देते रहे हैं, स्कॉलरशिप्स उसके ज़रिए से पूरी दुनिया में उन्होंने दी है। इसी तरह से एक जो इंटरनेशनल फंड है उसका नाम है इंटरनेशनल वक्फ फंड। ये इस्लामिक रिलीफ फंड के नाम से पहले काम करता था, और ये ख़ास तौर से जो एमरजेंसीज होती थी, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ज़लज़ला आ गया, कहीं ऐसा हो गया, तो लोग जाते थे रिलीफ का काम करते थे। लेकिन अब इन्होंने एक इंटरनेशनल वक्फ फंड के रूप में ये इन्होंने अपना को चेंज कर लिया है, और इसके ज़रिए से ये लाइवलीहुड पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, वाटर सैनिटेशन पर, ऑर्फन केयर पर, चाइल्ड केयर पर, रमज़ान रिलीफ, करवानी और एमरजेंसी रिलीफ के लिए ये लोग काम करते हैं। इसमें भी जो है इन्होंने सुकूक का इस्तेमाल किया, और करीब $9 मिलियन इन्होंने पिछले साल जमा किए हैं, और 5 से 7% इसकी आमदनी से ये अपने जो है प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं। IDB के सिलसिले में कह चाहूँगा, IDB और यूनो ने मिलकर
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम किया। उसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और गुर्बत से लड़ने के लिए इन्होंने अपने प्रोग्राम बनाया। तो यहाँ मैंने कुछ सजेशन दिए हैं आखिर में अपने पेपर में। उसमें पहला सजेशन तो ये कि वक्फ कस्टोडियंस और गवर्नमेंट के बीच में तालमेल होना चाहिए। जहाँ जहाँ तालमेल बेहतर रहा और वहाँ पर वक्फ में तरक्की हुई। औकाफ भी जो है जो काम कर रहे हैं वो सरकार जो काम करना चाहती है तकरीबन वो काम कर रहे हैं। सरकार अगर कोऑपरेशन देगी तो सरकार ही के काम हल्के होंगे। इसी तरह से सरकार जो कानून बनाती है वो इसलिए बनाती है ताकि औकाफ जो है ठीक से चले और उसमें लोगों को चाहिए कि उसके साथ कोऑपरेट करें। दूसरा जो मशवरा है कि औकाफ में आज़ादी मिलनी चाहिए लोगों को तजुर्बे करने की और उसके निफाज के अंदर और जो है वो आज़ादी मिलनी चाहिए। तीसरा मशवरा मेरा ये है कि इसमें प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए और जहाँ भी दुनिया के अंदर इस वक्त औकाफ में ज़्यादा आमदनी हो रही है उन सब के अंदर प्रोफेशनलिज्म को उन्होंने लागू किया है। उसके अलावा जैसे जमजम टावर का हमारे पास तजर्बा है, द बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के ज़रिए से हम जो शहरों में जो बड़ी जगह पर और कीमती जगहों पर जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इसके ज़रिए से हम लोग डेवलप कर सकते हैं ताकि कोई भी बड़ा फाइनेंसर आए और उसको डेवलप करे और आइंदा जो है वो एक वक्त के लिए बड़ी जायदाद बन सके। कैश वक्त का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सुकूक का इस्तेमाल करने के सिलसिले में भी मैंने अपनी राय दी है। एक और जो तरीका है वो ये कि क्राउड फंडिंग का हम देखेंगे। इंडिया के अंदर एक तजर्बा किया गया। कीटो एक कंपनी है जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है। इन्होंने जो है 11 बिलियन डॉलर इंडियन रुपी 11 बिलियन डॉलर 11 अरब रुपए इंडियन जमा किए हैं पिछले दिनों और करीब 10,000 NGOs को इन्होंने मदद की है। तो क्राउड फंडिंग भी एक बड़ा जरिया है जिसमें हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और जरिया जो है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त चल रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये होता है कि हर रिकॉर्ड जो है वो ऐसा होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है और जो भी एक्टिविटी होती है वो सब कुछ देख सकता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम वक्त को बड़े पैमाने पर जो है उसके लिए रकम जमा कर सकते हैं और ख़ासतौर से जो कैश फंड जो है या कैश वक्त जो है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। OECD का कहना ये कि जो दुनिया में जो पैसा जमा होता है डेवलपमेंट के लिए उसमें 20 से 25% करप्शन में चला जाता है। तो ब्लैक चेन जो टेक्नोलॉजी है वो इसको बहुत रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा स्पीड इसमें आ जाती है। इसमें फिर जो बेनिफिशियरी है उसको बैंक अकाउंट खुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे बहुत से फ़ायदे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर है और उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा है उसने एक इस तरह से पैसा जमा किया है। चैरिटीज ऑन चेन के नाम से ब्लॉकचेन उन्होंने बनाई है और आज भी जारी है और उसके जरिए लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चंद मशवरे। इसके अलावा जो SDG है उसको हमें अपने एजेंडे में लाना चाहिए। SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें ख़ासतौर से गोल नंबर 1 जिसमें कहा है कि नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जिसमें कहा कि ज़ीरो हंगर, गोल नंबर 3 जिसमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, गोल नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और गोल नंबर 13 जो है क्लाइमेट एक्शन। इतने गोल ऐसे हैं जिसमें हम जो है औकाफ से जमा की हुई रकम को या उससे जो आमदनी होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए से हम जो है जो दुनिया जिस टारगेट को लेकर चल रही है उसमें हम मदद कर सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 3 बातें बहुत अहम है हमारे लिए। एक वर्क का प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वेल्थ जनरेशन के उसका इस्तेमाल करें और तीसरा जो है वक्त की आमदनी और उसके खर्च दोनों के अंदर जो है डाइवर्सिफिकेशन आना चाहिए, नई नई चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर AR अगवान साहब। एक क्विक अनाउंसमेंट ये थी कि ये सेशन जैसे ज़्यादातर लोगों को मालूम है ऑफलाइन भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, साथ ही साथ शाहीन के YouTube चैनल पर टेलीकास्ट भी हो रहा है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो शाहीन के YouTube चैनल पे जाके ये कंप्लीट सेशन अभी लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है और सेशन कंप्लीट होने के बाद ये अवेलेबल भी रहेगा। वंस अगेन रिक्वेस्ट है सभी स्पीकर से कि टाइम लिमिट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें क्योंकि वरना बाद के स्पीकर्स को टाइम कम मिलेगा।